Hello my dear students, how are you all? Welcome back to my channel. Like, subscribe my channel so that you can get notification about new videos. Okay, so my dear students, today we will discuss a very important chapter, how do organisms reproduce, from class 10. This year in term 2 exam, this chapter is having maximum marks, and each and every word of your NCERT book is very important. Even its title is very important. How do organism reproduce? Okay, so question mark. Okay, how they reproduce, why they reproduce. Okay, you will get all these answers in this chapter. Okay, so first of all we will start with our introduction of this chapter. Wait a minute. So my dear student, in introduction you can see, before we discuss mechanism by which organism reproduce, you see all living organisms are different. सम आर यूनिसेलुलर, सम आर मल्टीसेलुलर. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक ही सेल से बने हैं, कुछ बहुत सारे सेल से बने हैं. फिर हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत ही डिफरेंट एनिमल्स हैं. एनिमल्स में भी बहुत डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो सबका जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट ह्यूमन बींग्स. ओके, बिकॉज सबका तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना. सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल गो. फाइन. सो इन इंट्रोडक्शन यू सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इज़ वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ओके, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. आफ्टर ऑल यू सी रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ. ओके, अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन भी देखो एक लाइफ प्रोसेस है. इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है. ये सब क्या है, ये भी तो एक लाइफ प्रोसेस है ना. लाइफ प्रोसेसेस मीन दोज प्रोसेसेस, वो एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा. ठीक है, तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है, क्यों इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना है. ठीक है, ये क्या है, ये 1 मार्क क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, ये इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे. ऑन द अदर वे यू सी रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये मेथड है, और इसमें बहुत ही एनर्जी भी लगती है इंडिविजुअल की. क्यों, क्योंकि देखो जो मेल हैं दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, फीमेल विल प्रोड्यूस एग. ओके, और उस प्रोडक्शन में लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. एंड जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इंडिविजुअल की रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो वाई टू वेस्ट सो मच ऑफ एनर्जी, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल को क्यों रिप्रोड्यूस करना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी. ओके, ताकि एक जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, मान लो, वैसे तो बहुत लोग हैं अब इस दुनिया में, लेकिन मान लो एक जगह है वहाँ पे 100 ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, मेल फीमेल दोनों हैं, 100 हैं. ठीक है, अगर 100 के 100 इंडिविजुअल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर द डेथ ऑफ दोज 100 इंडिविजुअल्स, क्या होगा, दैट पर्टिकुलर स्पीशी, ओके, दैट पर्टिकुलर स्पीशी विल एक्सटिंक्ट. ओके, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी. देखो इंडिविजुअल ने तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी, वो जो 100 इंडिविजुअल्स थे, लेकिन अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आफ्टर देयर डेथ वो स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ओके, सो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
okay, for the existence of that particular species reproduction is more important, okay. इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल विल सर्वाइव, ओके, वो तो अपनी ज़िंदगी जिएगा, बट आफ्टर हिज और हर डेथ देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। अगर पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर स्पीशी के मेंबर्स की डेथ हो जाती है विदाउट रिप्रोडक्शन, तो दैट पर्टिकुलर स्पीशी विल एक्सटिंक्ट, ओके। तो एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों रिप्रोडक्शन होना चाहिए? रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी, ताकि वो जो स्पीशी है पर्टिकुलर वो इस दुनिया में रहे आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो, ओके। आफ्टर देन यू सी, so why should an individual organism waste? So this paragraph is covered with this concept, okay. Then you see, whenever answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. इस दुनिया में हम अभी ह्यूमन बींग्स कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनका रिप्रोडक्शन हुआ और ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में अभी भी ज़िंदा हैं, ठीक है। तभी हम उनको इस दुनिया में देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डॉग कैट्स, उनको हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस, ओके। इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice, okay. अगर मान लो इस दुनिया में एक ऐसा मतलब स्पीशी है जो एक ही है, ठीक है, इस दुनिया में उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा, और अगर वो एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम वो स्पीशी कोई भी देख नहीं पाएगा, है ना, दैट विल एक्सटिंक्ट. सो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीशी? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो इंडिविजुअल हैं ये एक ही स्पीशी के हैं, ठीक है. इसकी ये हमें तब पता चलेगा जब उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी. जैसे अगर ह्यूमन बींग्स हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है, ओके, वो सिमिलर हैं. दो ह्यूमन बींग्स सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं. ये जो दो वर्ड है ना, सिमिलर और आइडेंटिकल, इनमें फ़र्क है, ठीक है. सिमिलर का मतलब बॉडी डिज़ाइन एकदम सेम है. देखो जितने भी लिविंग ये ह्यूमन बींग्स हैं उनकी दो आँखें, दो कान, एक नाक होता है, ठीक है, दो हाथ, दो पाँव, बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है दोनों का, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते. आइडेंटिकल मीन एकदम कार्बन कॉपी, ओके, एकदम कार्बन कॉपी. जो मतलब आइज़ देखने में भी सेम हो, एकदम बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम हो, वो होगा आइडेंटिकल, ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिमिलर हैं सभी के सभी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं. रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ. जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल ह्यूमन बींग के जैसा होगा ना. वो और एलियन की तरह तो नहीं लगेगा, वो उसका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग्स की दो आँख, दो कान होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, सिमिलर बॉडी डिज़ाइन होगा, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे. आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं, दैट इज़ एक्सेप्शन, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्ट दोज आइडेंटिकल ट्विंस, ओके. सो जो रिप्रोडक्शन है वो आपको पता है, एक तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल होता है. फर्दर इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़र्क है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में. इससे पहले हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में. हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? ऐसा कैसे हो जाता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, ये एकदम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, ठीक है. बॉडी डिज़ाइन जो है वो सबका सेम है, ठीक है. वेट अ मिनट, ओके. सो व्हाट वी विल डू हियर, आई वुड लाइक टू इरेज दिस. वेट अ मिनट. So now we will do organism create exact copies of themselves?
सो सी, जैसे मैंने आपको बोला 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ होंगे, एक तो सिमिलर और एक आइडेंटिकल, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होगा, सभी के सभी सिमिलर होंगे, ठीक है। उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो बिल्कुल एकदम सेम होगा, ठीक है। जैसे 2 आँख, 2 कान, 2 एक नाक, 2 हाथ, 2 पाँव, ठीक है, ये बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फादर और सन बिल्कुल आइडेंटिकल है, देखने में हम देखेंगे कि एकदम सेम है, ऐसा नहीं होता है, उनमें डिफरेंस तो आता ही है। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वेरिएशन कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। Okay, so if body design are to be similar, the blueprint for these design should be similar. Thus reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprint of body design. अब blueprint कैसे मिलेगा हमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर का भी एक blueprint बनाया जाता है पहले, कि हम 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन डालेंगे, 3 मार्क्स के इतने डालेंगे और किस चैप्टर से डालेंगे, ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट बनता है। वैसे ही जब रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले देखो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, फाइन। तो वो जब गैमीट्स बनते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। जैसे मेल है, ठीक है, फादर है, उसका जो वेट जो मेल है, ठीक है, उसमें मेल गैमीट बना जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। तो वो क्या है, वो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है मेल गैमीट, ठीक है। उस सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल कर रखा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, सेल के न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और वो जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके बीच में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, ठीक है। लेकिन जो गैमीट होता है उसमें 23, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं ड्यू टू मियोसिस, ओके। क्योंकि उसको फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होना है, तो हमें अल्टीमेटली जाइगोट में 46 क्रोमोसोम दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब मियोसिस हो रहा है, देखो जब गैमीट्स बनते हैं ना तो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन हाफ होने से पहले क्या होगा, वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक ये सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, नंबर तो 46 रहेगा पर उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 46 से डबल हो जाएगा, नहीं, क्रोमोसोम नंबर जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो है डीएनए की कॉपिंग बन जाएगी। डीएनए क्या है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, इसका छोटा सा अगर हम एक हिस्सा लेंगे, शॉर्टेस्ट स्ट्रेच दैट विल बी डीएनए। तो डीएनए और क्रोमोसोम में इतना कोई फ़र्क नहीं होता है, छोटा सा क्रोमोसोम का हिस्सा जो है उसको हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए में जो सबसे छोटा फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम कहें तो वो होती है जीन, ओके। ये हमने हेरिडिटी चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो हमारा सेल है, ठीक है, अब जैसे स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म क्या है, एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए ही है ना, छोटा सा उसका हिस्सा अगर हम बोलेंगे तो वो डीएनए है, ठीक है। तो सारी के सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में रहती है कि कैसा प्रोटीन बनना चाहिए और किस टाइप के प्रोटीन बनेंगे, वो उस पे डिपेंड करेगा हमारा बॉडी डिज़ाइन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये नहीं सोचना है कि हमारी सिर्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे हो रही है, सेल बन रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है ना, और किस तरीके के सेल बनेंगे वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डीएनए में, कि आइज़ का कलर ब्लैक होना चाहिए। अब वो ब्लैक कलर किस वजह से हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो प्रोटीन जो होते हैं, बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो आप बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा किस तरह के प्रोटीन डीएनए बना रहा है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स का डीएनए डिफरेंट होगा, ठीक है,
काऊ का डीएनए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डीएनए ही ऑर्डर देगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन चाहिए, वैसा प्रोटीन बनेगा और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। So different proteins, see here it is written, different protein will eventually lead to alter the body design। हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, और किस तरह के प्रोटीन बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें किस तरह का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। सो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और टाइप ऑफ डीएनए है वो डिफरेंट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। देखो ये एक ही चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम के छोटे से हिस्से को डीएनए कहेंगे और डीएनए के सबसे छोटे हिस्से को हम जीन कहेंगे। तो ये सब जो टर्म्स हैं वो हम जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये डीएनए कॉपिंग कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये जब हमने माइटोसिस और मियोसिस डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मान लो एक सेल है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में, उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, या हम कह सकते हैं 23 पेयर, ओके। तो अब क्या होगा, ये 46 जो है इसका नंबर तो 46 ही रहेगा लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लो हमने चपाती खाई, ठीक है, जो हमारी मम्मी है वो 2 चपाती बनाएंगी एकदम पतली पतली, ठीक है, और जो काम वाली भाई है वो चपाती बनाएगी 2 ही बनाएगी लेकिन मोटी मोटी बनाएगी। तो नंबर तो सेम है ना, लेकिन अमाउंट जो है उसमें आटे का वो बढ़ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डीएनए कॉपिंग की वजह से क्या होगा, डीएनए अपना अमाउंट बढ़ा लेगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतने ही हैं। तो अमाउंट तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, इसमें भी 46 आएंगे, इसमें भी 46 आएंगे इन केस ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस होता है, ठीक है। तो 1 से 2 जब सेल बनेंगे तो क्या होगा, डीएनए कॉपिंग बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हुई माइटोसिस की, लेकिन मियोसिस में भी ऐसे ही होता है। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में एक सेल में 46 हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले बनेंगे 2 सेल, ठीक है। तो इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ 23 क्रोमोसोम, यहाँ 23 हो जाएंगे। फिर यहाँ 23 से 2 और बनेंगे, ठीक है, 2 और बनेंगे और इन सब में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम। अब ये वाले जो सेल है ना ये क्या बनाएंगे, गैमीट। ये क्या है, गैमीट, स्पर्म्स या एग या स्पर्म, ठीक है। तो ये गैमीट फॉर्मेशन के लिए किस टाइप की डिवीजन होती है, मियोसिस, ओके। ये याद रखना है, मियोसिस सिर्फ टेस्टिस और ओवरीज में होती है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, इनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। रिप्रोड्यूसिंग सेल कहाँ पे हैं, मेल के केस में टेस्टिस में है, फीमेल के केस में ओवरी में है रिप्रोड्यूसिंग सेल, जिससे क्या बनते हैं, गैमीट। दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डीएनए की जो कॉपी बनी है उनको सेपरेट होना है और सेपरेट सेपरेट सेल्स में जाना है। एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल में रह जाएगी, दूसरी कॉपी जो न्यू सेल है उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर 1 आउट वुड नॉट वर्क। ऐसा नहीं है कि बस जेनेटिक मटेरियल ही चाहिए, बस डीएनए की ही कॉपिंग होनी चाहिए तो पूरा का पूरा सेल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारा हमारे सेल एपरेटस होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे क्लास 8 में, जैसे 9 में भी डिस्कस किए थे हमने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी हैं ना, तो उनका भी बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डीएनए कॉपिंग होगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तैयार हो गया, बाकी भी ऑर्गेनल्स बनेंगे।
ओके। सो पहले तो जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, डीएनए डबल होगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें दूसरे सेलुलर स्ट्रक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे सेलुलर एपरेटस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग इज़ accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, ये बाकी चीज़ें भी बनेंगी तभी 2 सेल बनेंगे। एंड देन डीएनए कॉपीज सेपरेट ईच विद इट्स ओन सेलुलर एपरेटस। ये सेलुलर एपरेटस का मतलब है दूसरे सेलुलर ऑर्गेनल्स, और एक सेल से हमें 2 सेल मिल जाते हैं। ठीक है, सो दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। ये जो 2 सेल हैं ये सिमिलर हैं, ओके, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि उनमें क्या हुआ है, डीएनए कॉपिंग। यू सी, देखो जैसे एक डीएनए है, उसने अपनी कॉपी बनाई, तो कॉपी के वक्त क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं है। कॉपिंग के वक्त जैसे मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है, आपका क्लास में टेस्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि इंटेलिजेंट बच्चे की मैं चीटिंग कर लूँ, कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो कॉपी करते वक्त क्या होगा, आपसे कुछ ना कुछ पक्का मिस्टेक होगी, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है और कॉपी तो कॉपी होती है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर होगी। ऐसे ही डीएनए कॉपिंग के वक्त भी जब वो अपनी एक कॉपी बना रहा है डीएनए, ठीक है, ये चैप्टर पूरा एक चैप्टर क्लास 12th में है, जिसमें आप पूरा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए में। ओके, तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, उस वक्त उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, विच विल लीड टू वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, चेंज। ओके, तभी तो क्या होगा, जैसे फादर का जो सन है, ठीक है, वो दोनों सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन सेम है लेकिन वो एकदम आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर, किस तरह से कॉपी हुई है। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहेगा, इसीलिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन होता है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, गैमीट, एक तो मेल गैमीट आएगा, एक फीमेल गैमीट, तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वेरिएशन ज़्यादा है। लेकिन ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, लेकिन वेरिएशन थोड़ा सा ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में भी होगा। वो क्यों होगा, ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें माइटोसिस हो रही है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन जब डीएनए कॉपिंग होगी, ओके, तब कुछ इनएक्यूरेसी आएंगी विच विल लीड टू वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन होगा और कुछ चेंज होगा। ठीक है, सो नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्यूटली रिलायबल, कुछ ना कुछ तो गलती उस वक्त होगी। इसीलिए क्या होता है ना कि वेरिएशन हमेशा अच्छा नहीं होता इंडिविजुअल के लिए। कई बार जो वेरिएशन है वो अच्छा होता है और कई बार बुरा भी हो सकता है। ठीक है, वो हम फर्दर पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे कि वाई वेरिएशन इज़ गुड फॉर स्पीशी नॉट फॉर इंडिविजुअल, क्योंकि कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं, चेंजेस ऐसी होती हैं, अब हमें तो नहीं पता ना हमारी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फाइन कि अच्छा चेंज आ रहा है कि बुरा चेंज आ रहा है। अच्छा चेंज आएगा तो इंडिविजुअल विल सर्वाइव, अगर कुछ बुरा चेंज आ गया तो इंडिविजुअल विल die. Okay, so it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical. जो DNA कॉपी बन रही है ना वो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। So some of these variation might be so drastic, कई बार वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि
जो न्यू डीएनए की कॉपी बनी है ना, इट कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपरेटस। सेलुलर एपरेटस मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, उनके साथ उसका तालमेल नहीं बैठता, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कुछ जो होते हैं, मतलब हर किसी में हर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, किसी में स्पर्म में प्रॉब्लम है या ओवा में प्रॉब्लम है, या अगर जाइगोट भी बन गया तो भी जाइगोट में डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है, तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ दैट जाइगोट। कई बार एम्ब्रियो तक बन जाता है और एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो प्रॉपरली उसका मतलब कि प्रॉपरली उसमें डीएनए कॉपिंग नहीं हुआ है, ठीक है। सच न्यू बॉर्न, कई बार न्यू बॉर्न सेल जो होते हैं दे विल डाई, क्योंकि उनमें वेरिएशन जो हुई है, जेनेटिक मटेरियल जो नया डीएनए कॉपी बना है वो सेलुलर एपरेटस के साथ उसका कुछ तालमेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो सेलुलर एपरेटस को तो ऑर्डर देना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्गी बॉडी को ऑर्डर देना है किस तरीके का प्रोटीन बनेगा, है ना। अगर वो प्रॉपरली ऑर्डर ही नहीं दे पा रहा है, अगर जेनेटिक मटेरियल ही ख़राब है, ऑर्डर ही नहीं जा रहा है, तो न्यू सेल कैसे बनेंगे और न्यू इंडिविजुअल कैसे बनेगा, तो इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट सेल। On the other hand, there would be still be many other variation in DNA copying that would not lead to such drastic outcome. ओके तो उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेल जो है वो सर्वाइव करेगा। द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। इस वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन आता है, चेंज आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीशी नॉट फॉर इंडिविजुअल। सो थोड़ा सा हमने आज डिस्कस किया, बाकी इन डिटेल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो रीड योर एनसीईआरटी बुक, okay, when you see concept is clear, so you can attempt any question, okay, चाहे वो MCQ फॉर्म में आए, assertion फॉर्म में आए, या केस स्टडी बेस्ड के। अब क्या होता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से कोई पैराग्राफ निकाल लेंगे, 2-3 लाइंस दे देंगे, ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फाइन। और वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में से ही होगा, वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आ जाएगा, सब कुछ एनसीईआरटी बुक से होगा। तो ईच वर्ड शुड बी, बात ये कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डोंट क्रैम द थिंग्स, अंडरस्टैंड इट, ओके। एंड व्हेन यू आर लर्निंग आंसर, लर्न ओनली कीवर्ड। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आंसर आप रटने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी बड़े आंसर होते हैं उनमें आप एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढिए, ठीक है, फिर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो यू कैन फ्रेम ओन सेंटेंसेस, फाइन, बट की वर्ड यू हैव टू लर्न। कि जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, ओके, ये आपका फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट क्यों है, ओके। तो आपको याद रखना है कि पहली लाइन आपको लिखनी है डीएनए के बारे में, ठीक है। सेकेंड लाइन आपने लिखनी है सेल डिवीजन के बारे में, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में लिखो कि दोनों में डीएनए कॉपिंग होती है। जब भी कोई सेल डिवीजन होगी डीएनए कॉपिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक सेल से हमें 2 सेल बनाने, एक से जब 2 बनेंगे, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को तो डबल होना ही पड़ेगा ना, ताकि वो इक्वली दोनों सेल में जा सके, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब क्या है, आपको डीएनए के बारे में लिखना है, माइटोसिस के बारे में लिखना है, मियोसिस के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। और आपको ये बताना है कि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल को तो डबल होना पड़ेगा ना। अगर कम जेनेटिक मटेरियल चला गया एक सेल में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी सेल को, ठीक है। सो राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स एंड learn only keyword, no need to cram complete answer, okay. So all the best. So in next video we will discuss about the importance of variation.